क्लासेज फॉर क्लास 11। आज हम लोग इस क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में आगे बढ़ते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, तो उसके इंट्रोडक्शन में ही हम लोग बात किए थे कि जैसे न्यूटन ने कार्पसस थ्योरी जो दिया था और बाद में हाइगेंसबर्ग ने उसको इम्प्रूव कर कहा कि नहीं, कार्पसस थ्योरी गलत है, कार्पसस थ्योरी से केवल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात हो जाती है, लेकिन बाकी जो इफ़ेक्ट आते हैं लाइट के वो इससे एक्सप्लेन नहीं हो सकते हैं, लाइक डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, हिट्स। तो उसके लिए उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं, लाइट वेव नेचर को बिहेव करता है, लेकिन और भी उसके कुछ इफ़ेक्ट ऐसे आए जिसमें ये बात साबित हुई कि वो केवल वेव नेचर भी नहीं करता है और केवल पार्टिकल का नेचर भी नहीं शो करता है। अब उसी में जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में हम लोग बात किए थे, वहाँ भी आपका था कि वेव थ्योरी से हम नहीं क्लियर कर पाते हैं, उसको फोटोन के रूप में, एमिशन ऑफ लाइट मानते हैं, एनर्जी का स्मॉल पैकेट के रूप में, और तब हम उसको क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। या फिर उसी तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी हम लोग वेव नेचर के माध्यम से नहीं समझ सकते हैं, इसके लिए भी हमको उसके पार्टिकल या कार्पसस थ्योरी को अपनाना पड़ता है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज के मेन वीडियो का टॉपिक यही है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले जानना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है। तो ऐसा देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया गया है साइंटिस्टों के द्वारा, और जनरली उसका प्रैक्टिकल यूज भी हम लोग देखते हैं जैसे सोलर सेल वगैरह में। तो इसके लिए जे टॉमसन ने और हर्ट्ज ने ये एक्सपेरिमेंटली सबसे पहले ऑब्जर्व करके देखा और वेरीफाई किया है कि कुछ मेटल सरफेस पर, जो कि रिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल सरफेसेज हैं, उन पर अगर हम कुछ विशेष फ्रीक्वेंसी के लाइट को फॉल कराते हैं, स्ट्राइक कराते हैं, लाइट को थ्रू कराते हैं, तो उस कंडीशन में उनके मेटल सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं या इजेक्ट होते हैं, जो सरफेस से आउटर साइड में चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के लाइट के द्वारा एक्साइटेड होकर के उस सरफेस से बाहर निकल जाने के प्रोसेस को ही हम लोग, या इस घटना को, इस फेनोमेनन को ही हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उनको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इजेक्शन भी बोल सकते हैं आप, सेम बात है। तो प्रोसेस हो गया इलेक्ट्रॉन के निकलने का। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि वो लाइट, फोटो मीन्स लाइट होता है, और इलेक्ट्रॉन्स उस लाइट के एनर्जी को गेन करके एक्साइटेड होकर के अपने ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं मेटल सरफेस से। तो इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ रूल्स हैं जो ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड हैं। तो उनको हम लोग कहते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाए, आप उसका याद रखें हैं। अगर पूछ दिया जाए कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का बताइए या फोटो इलेक्ट्रिक इजेक्शन का लॉ बताइए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों टर्म बेसिकली सेम ही है। तो अब ये कहता है, और ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन बेस्ड पोस्टुलेट्स हैं। तो इसमें पहला लॉ कहता है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस विदाउट एनी टाइम लैगिंग। यानी जब हम किसी मेटल सरफेस पर लाइट थ्रो कराते हैं तो उससे जब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, नहीं होता है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है तो वो स्पॉन्टेनियस इफेक्ट होता है। यानी जिस समय लाइट थ्रो करता है, लाइट उस पर आता है, इंस्टेंटली उसी समय से इलेक्ट्रॉन का एमिशन शुरू हो जाता है। तो उसमें कोई टाइम लैगिंग नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि हम लाइट आएगा, लाइट आकर के धीरे धीरे उसको एक्साइटेड करेगा तब निकलना शुरू होगा, ऐसा नहीं होता है, टाइम लैगिंग नहीं होता है, वो स्पॉन्टेनियस इफेक्ट है। तो ये फर्स्ट रूल हुआ।
सेकेंड रूल कहता है कि फॉर ईच मेटल्स देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट एंड ऑल्सो कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच photoelectric effect is not observed. At a frequency nu greater than nu naught, the ejected electrons come out with certain kinetic energy. The kinetic energies of these electrons increase with the increase of frequency of the light used. तो ये सेकेंड लॉ क्या हमको बताता है कि अब क्वेश्चन ये उठता है सेकेंड लॉ को देखने के लिए कि क्या कोई भी लाइट, हल्का लाइट हो, कम किसी कलर का लाइट हो, किसी की आप जानते हैं कि अलग अलग कलर के अनुसार अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, तो क्या कोई भी लाइट किसी मेटल सरफेस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा सकता है? तो ऑब्जर्वेशन में पाया गया कि ऐसी बात नहीं होती है। हर एक मेटल के लिए अलग अलग होता है और अलग अलग मेटल के लिए कुछ खास एनर्जी का लिमिट होता है कि उस मिनिमम लिमिट से अगर कम फ्रीक्वेंसी का लाइट उस पर स्ट्राइक करेगा तो उसका कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इजेक्शन नहीं होगा। अगर कम से कम उतने फ्रीक्वेंसी का या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर उस पर स्ट्राइक करता है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। अब मान लीजिए कि उस जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस फॉर अ पार्टिकुलर मेटल इज नोन एज इट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो उसको रिप्रेजेंट करता है न्यू नॉट से। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है कि इजेक्शन के लिए कम से कम उतने फ्रीक्वेंसी का लाइट चाहिए। अब हम लाइट देंगे तो जनरली लाइट का एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी लिमिट तो होता नहीं है, तो वो एक क्लियर कर लिया गया कि फ्रीक्वेंसी लिमिट इतना है, अगर उससे कम हुआ तो नहीं होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया तो एमिशन होगा। तो अब ज़्यादा होगा तो मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर हम लोग न्यू नॉट से आगे बढ़ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से ज़्यादा ले रहे हैं, तो न्यू का वैल्यू जितना ही ज़्यादा होगा तो उसमें जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की उतनी ही ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होता है तो उसकी इजेक्ट होगा तो वेलोसिटी के साथ इजेक्ट होगा, तो वेलोसिटी जब उसमें रहेगी तो उसके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी होगी तो जाहिर सी बात है कि अगर कम एनर्जी लेकर के न्यू का वैल्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है लेकिन फिर भी ये कम है, तो उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी भी कम होगी। और क्योंकि न्यूटन लॉ यहाँ भी काम करेगा एक्शन रिएक्शन का, तो जितना वो गेन करेगा, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार चलेगा, तो उस केस में भी जितना एनर्जी गेन करेगा उसी के रिस्पेक्टिवली वेलोसिटी से जाएगा। तो अगर इजेक्ट तो हुआ लेकिन इजेक्शन लिमिट से थोड़ा एनर्जी ज़्यादा है उसकी, तो उसकी वेलोसिटी जितनी होगी, अगर उसको और ज़्यादा एनर्जी दिया जाए इंसिडेंट लाइट का, तो उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी और वेलोसिटी के कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि लाइट जब आ रहा है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज़्यादा है तो जितनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या डायरेक्ट रिलेटेड होती है किससे, तो न्यू के वैल्यू से। न्यू जिस हिसाब से बढ़ेगा उसी हिसाब से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। लेकिन एक चीज़ वहाँ ध्यान रखना है हमेशा कि न्यू का वैल्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट होना चाहिए। तो ये सेकंड लॉ हुआ। इसके बाद आते हैं थर्ड लॉ पर। तो थर्ड लॉ कहता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ejected is proportional to the intensity और brightness of light। लाइट के इंटेंसिटी को आप ब्राइटनेस भी कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, तो इसीलिए हमने लिखा है कि इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। तो लाइट कितना ब्राइट है आप ये क्लियर जान लीजिए कि इंटेंसिटी या ब्राइटनेस अलग चीज़ होता है, फ्रीक्वेंसी अलग चीज़ होता है। तो फ्रीक्वेंसी से उसका कलर डिसाइडेड होता है कि इस कलर के लाइट की फ्रीक्वेंसी इतनी है, इस कलर के लाइट की फ्रीक्वेंसी इस रेंज में है। और ब्राइटनेस हुआ कि उसी कलर में
वो कम ब्राइट भी हो सकता है, ज़्यादा ब्राइट भी हो सकता है। जैसे आप जनरली बल्ब को देखते हैं तो रेड कलर का बल्ब अगर आपके बैक लाइट में लगा हुआ है तो कभी, या कोई भी बल्ब आप जला रहे हैं, येलो बल्ब है या रेड लाइट बल्ब है, तो रेड लाइट को हम देख रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी लिमिट एक फिक्स है। वो रेड है तो चाहे डिम जले या ज़्यादा जले, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी अगर रेड कलर में है तो वो फिक्स है। अब डिम जल रहा है इसका मतलब कि उसकी इंटेंसिटी या उसका ब्राइटनेस कम हुआ। उसी तरीके से अगर वो ज़्यादा ग्लो कर रहा है, रेड कलर में ही है लेकिन ज़्यादा ग्लो कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसकी फ्रीक्वेंसी तो सेम है, लेकिन चूँकि कलर सेम है लेकिन उसका इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये बात दिमाग में रखने वाली है कि किसी खास कलर कंपोनेंट वाला लाइट अगर है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। अगर उसका ब्राइटनेस कम है इसका मतलब कि उसकी इंटेंसिटी कम है, अगर ब्राइटनेस ज़्यादा है तो उसका मतलब कि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो सेम फ्रीक्वेंसी के लाइट में भी इंटेंसिटी कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। उसी तरीके से सेम इंटेंसिटी का लाइट है तो उसमें भी फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि उतना ही इंटेंसिटी रेड लाइट का है तो अलग फ्रीक्वेंसी, उतना ही इंटेंसिटी ग्रीन लाइट का है तो अलग फ्रीक्वेंसी, उतना ही इंटेंसिटी येलो लाइट का है तो उसकी अलग फ्रीक्वेंसी आएगी। तो फ्रीक्वेंसी रिलेटेड हो जाती है आपके कलर से और उसके डिमनेस या ब्राइटनेस रिलेटेड होता है उसकी इंटेंसिटी से। तो जैसा कि हम लोग सेकेंड लॉ में देखे थे कि जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से न्यू का वैल्यू ज़्यादा होता है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन में इजेक्शन तो होगा, तो वो इजेक्शन न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी न्यू अगर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी उसकी कम होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी या ब्राइटनेस पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो अब आप सोचेंगे कि इंटेंसिटी या ब्राइटनेस का इफेक्ट क्या होता है, वो क्या काम करता है। तो इंटेंसिटी या ब्राइटनेस जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड से रिलेटेड होता है। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी तो उस कंडीशन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, अगर इंटेंसिटी कम रहेगी तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन कम संख्या में इजेक्ट होंगे। तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होता है इंटेंसिटी, जबकि हर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड फैक्टर होता है उसका न्यू, जिसको ग्रेटर देन न्यू नॉट होना चाहिए। ये क्लियर है 2 और 3? फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपने लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखा है। अब इसके बाद इस इफेक्ट को समझ करके और आइंस्टीन ने प्लांक क्वांटम थ्योरी को स्टडी करके, उनको देख करके और उसके आधार पर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो वो उन्होंने क्या कहा था, हमने टॉपिक उसको लिखा है कि आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइंस्टीन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन दिया, उनका एक्सप्लेनेशन बेस्ड था प्लांक क्वांटम थ्योरी से। तो आइंस्टीन अप्लाइंग प्लांक्स क्वांटम थ्योरी शोड दैट एनर्जी, अब वो क्या एक्सप्लेन किए, मेन उसका क्या एक्सप्लेनेशन था, तो वो कहे कि एनर्जी ऑफ ए फोटोन, फोटोन मीन्स पार्टिकल ऑफ लाइट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट एनर्जी या एनर्जी का कोई पार्टिकल। तो एनर्जी ऑफ अ फोटोन इक्वल्स टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल प्लस काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड टू इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है तो उसकी प्रीवियस एनर्जी जितनी है काइनेटिक एनर्जी, और उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी है, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको इजेक्ट करने के लिए, दोनों का सम उस एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर होता है। यानी जो एनर्जी निकलेगी वहाँ से तो वो एनर्जी का वैल्यू कितना होगा, तो वो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन प्लस उसकी इम्पार्टेड एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की प्रीवियस एनर्जी और उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी दोनों के सम के बराबर होगी फोटोन की एनर्जी। आप जानते हैं कि फोटोन की एनर्जी को हम लोग एच न्यू बोलते हैं, और तो एच न्यू का वैल्यू होता है W प्लस हाफ mv²। तो इस एक्सप्रेशन में देखिए एच तो आपका प्लांक कांस्टेंट है,
इसके बाद न्यू क्या हो गया, तो न्यू हो गया लाइट की फ्रीक्वेंसी W। यहाँ W जो होता है उसको हम लोग W का वैल्यू H इंटू न्यू नॉट होता है, तो न्यू नॉट यहाँ पर क्या हो गया, वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में H से मल्टीप्लाई कर दिए प्लांक कांस्टेंट से, तो जो वैल्यू आया उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी आपको इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए, और प्लस में इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी कितनी थी, तो 1/2 mv² के बराबर थी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका h न्यू का वैल्यू मिलेगा। तो अब यहाँ पर वही लिखे हैं कि W = h इंटू न्यू नॉट इक्वल टू, इसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, चूँकि h न्यू तो एनर्जी देता है, तो न्यू है तो यहाँ पर न्यू नॉट यूज किया गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, तो उससे जो रिलेटेड एनर्जी होगी उसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, या फिर इसी को, इस W के वैल्यू को ही हम लोग इसका वर्क फंक्शन भी कहते हैं। तो वर्क फंक्शन को आप डिफाइन कर सकते हैं कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स मेटल सरफेस इज नोन एज इट्स वर्क फंक्शन एंड ऑल्सो कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये क्लियर हो गया। अब इसी को आगे ले चल करके इस आइंस्टीन के इक्वेशन को h न्यू = W + ½ mv², कुछ और सिंप्लीफाइड फॉर्म भी ले लेते हैं, तो आइए देख लेते हैं उस सिंप्लीफाइड फॉर्म को। तो अब ये जो आइंस्टीन का इक्वेशन था कि h न्यू = W + ½ mv², तो अब इसको आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं कि h न्यू = W को हम लोग h इंटू न्यू नॉट लिखेंगे, चूँकि वर्क फंक्शन है, तो प्लस में 1/2 mv²। अब h न्यू नॉट और h को एक साइड में लेकर चले आते हैं, तो h न्यू - h न्यू नॉट = ½ mv² हो जाएगा। इन दोनों में h आपका कॉमन हो जाएगा, तो न्यू - न्यू नॉट = ½ mv²। एक ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, और फिर आप इसको लैम्डा के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो h और न्यू को आप जानते हैं कि c/λ कहते हैं, उसी तरीके से न्यू नॉट को c/λ न्यू नॉट कहेंगे, तो लैम्डा नॉट। तो अब दोनों में c कॉमन हो जाएगा, तो hc लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 1/λ - 1/λ नॉट, ये भी आपका 1/2 mv² के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूला आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में बहुत हेल्पफुल होंगे, और इस टॉपिक के बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जो हैं आप उनको प्रैक्टिस कीजिएगा, सिंपल दोनों फार्मूला पर हो जाएगा। अब इस बात को जो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की है, तो अगर हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें या ग्राफ उसका बनाएं, तो कुछ ग्राफ इस नेचर का होगा, जैसे फ्रीक्वेंसी ले लिया गया एक्स एक्सिस पर, ये वाई आपका है, ये एक्स एक्सिस है, ये तो नोन है, तो इस पर फ्रीक्वेंसी और उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, यानी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के अगर हम बनाएं, तो देखते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मिनिमम लेवल पर अगर आता है तो वहाँ पर आपका कोई एमिशन नहीं होता है। जब थ्रेशोल्ड एनर्जी या फ्रीक्वेंसी जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तो उसके बाद वहाँ से एमिशन शुरू हो जाता है, उससे आगे बढ़ने लगता है, यानी ग्राफ आपका राइज अप करने लगता है, तो ग्राफ उठने लगा। अब इसमें देख रहे हैं कि अगर लाइट है, वो लाइट हायर इंटेंसिटी का भी हो सकता है, लोअर इंटेंसिटी का भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी दोनों की उठ गई, आगे हो गई। मान लीजिए कि यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर अगर सपोज करते हैं, ये हम इसको लिख देते हैं न्यू नॉट, तो न्यू नॉट से जब आगे लेकर के फ्रीक्वेंसी बढ़े तो इजेक्शन शुरू हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगा। अब ये बढ़ने के क्रम में हम देखते हैं कि अगर आपका हायर इंटेंसिटी ऑफ लाइट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होगा, इजेक्शन इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा संख्या में होगी, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी ग्राफ उसका आगे बढ़ेगा, ऊंचा जाएगा। और अगर लोअर इंटेंसिटी वाला लाइट है, फ्रीक्वेंसी उसकी हाई है लेकिन इंटेंसिटी अगर लोअर लाइट है, जैसे देखिए मान लीजिए कहीं भी परपेंडिकुलर अगर एक डालिए, यहाँ पर अगर आपका न्यू है, तो ये न्यू क्या बता रहा है कि इसी न्यू के वैल्यू पर अगर लोअर इंटेंसिटी का लाइट है तो आपका यहाँ पर कम संख्या में इलेक्ट्रॉन देगा, और अगर ये उसी फ्रीक्वेंसी पर हायर इंटेंसिटी का लाइट है तो इसकी संख्या यहाँ पर ज़्यादा होगी, चूँकि वाई का वैल्यू यहाँ कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर से न्यू नॉट से ज़्यादा हो फ्रीक्वेंसी, तो उस कंडीशन में
जब हायर इंटेंसिटी वाला लाइट होगा तो उसमें नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा रहेगी। अगर उसी फ्रीक्वेंसी पर लोअर इंटेंसिटी वाला लाइट है तो उस पर नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम रहेगी। तो इस तरीके से आप फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को अच्छे से समझें। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो ये चीज़ तो आप बहुत पहले से जान रहे हैं, हम लोग कई बार इसका डिस्कशन कर चुके हैं उस टॉपिक में। बस यही आपको कंक्लूजन है उसका कि मॉडर्न थ्योरी के अनुसार लाइट को हम लोग डुअल नेचर का मानते हैं और इसलिए मेटेरियल से भी जो पार्टिकल से अगर रेडिएशन निकलता है तो रेडिएशन को हम डुअल नेचर में लेते हैं और डुअल नेचर में एक पार्टिकल नेचर हो जाता है और एक वेव नेचर हो जाता है। तो हम दोनों का कॉम्बिनेशन मानते हैं लाइट को। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे तो उसमें हाइड्रोजन एटम से जो स्पेक्ट्रा निकलते हैं उस स्पेक्ट्रा की बात करेंगे और बोर एटॉमिक थ्योरी को थोड़ा सा ज़्यादा डीपली स्टडी करेंगे। तो उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द हम लोग वो वीडियो लेकर के आएंगे। और तब तक आप फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को समझ करके या इसके पहले वाले जो वीडियो हैं उनको अच्छे से समझ करके देख करके उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो, कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होता चले। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।